रेफरेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आज के पेपर से जो मिली वो ये है कि रिज़र्व बैंक ने रोल आउट कर दिया अपना डिजिटल रुपी, होलसेल मार्केट के रोल आउट किया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। प्रॉस क्या है कि इफ़िशिएंट सिस्टम हो जाएगा ये, और रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है ईज़ हो जाएगी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो डिजिटल रुपये है ना वो लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके पास अगर डिजिटल रुपये तो सरकार विल पे फॉर दैट रुपी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। इफ़िशिएंट, रिड्यूस कॉस्ट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, लो मेंटेनेंस। अगला न्यूज़ एक्चुअली इकनॉमी से है। इकनॉमी में एक बड़ी प्रॉब्लम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उस प्रॉब्लम को कहते हैं अंडर इन्वॉइसिंग। अंडर इन्वॉइसिंग में क्या होता है, पहले एक डेटा बता देंगे। डेटा ये है कि 2018 में 5 बिलियन के आसपास अंडर इन्वॉइसिंग होती थी। अभी 2022 में ये 12 बिलियन के आसपास पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम दिनों दिन इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, अंडर इन्वॉइसिंग होती क्या है? अंडर इन्वॉइसिंग का मतलब होता है कि जब आप कभी एक्सपोर्टर से अपना माल मंगा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेस्ला ऑर्डर करते हैं। ठीक है, टेस्ला की कॉस्ट मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ होगी। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये आपने पे तो कर दिए, लेकिन आपने जो इनवॉइस बनवाई वो 80 लाख की बनवाई। इनवॉइस की कॉस्ट कम कर दी। जब आपने इनवॉइस की कॉस्ट कम कर दी तो जब वो इंडियन मार्केट में एंट्री लेगी ना, तो कस्टम में जो आपके ऊपर टैरिफ लगेगा ना वो कम लगेगा। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा ही होता है अंडर इन्वाइसिंग। समझिए इसको ऐसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम रहती है, उसको अंडर इन्वाइसिंग का पॉइंट इस्तेमाल करना है हम लोगों को। फिर अगला ये एक कमेंट है, अगर याद रह जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रह जाएगी तब भी याद रखिए कि इंडिया इज़ अ लो कॉस्ट इकनॉमी। ठीक है, लो कॉस्ट इकनॉमी का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनाते हैं आप उनको आप सस्ते में बना सकते हैं और दे विल बी वर्ल्ड क्लास गुड्स। यू कैन मैन्युफैक्चर दोज गुड्स एट लोअर कॉस्ट। तो इंडिया विल कंटिन्यू टू बी लो कॉस्ट इकनॉमी, ये एक लाइन याद रखनी है बस। ठीक है, अगला क्या है, एक्चुअली ये बड़ा सा आर्टिकल है। इसमें बताने की कोशिश ये की जा रही है कि हमारा जो डिजिटल स्पेस है ना उसको सेफ़ रखना है। सेफ़ रखने के लिए यूएस के एफ़र्ट क्या चल रहे हैं? यूएस के एफ़र्ट ये चल रहे हैं कि यूएस ने एक तरीके का 4 प्रोटोकॉल डेवलप कर रही है यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, उनको कहा गया पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड। इसमें प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स कौन डेवलप कर रहा है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है वो हर चीज़ में आगे रहती है, खासकर स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में, लेकिन इसमें यूएस है इसका आंसर। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी अगर याद रह जाता तो याद रखिए कि आईबीएम की एक रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच, उसके अंतर्गत बताइए कि 83% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड हैव एक्सपीरियंस मोर देन 1 डेटा ब्रीच। ठीक है, बस इतना ही, एक लाइन याद रखिए, बहुत बड़ा पूरा पेपर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Y2K स्टोरी ऐसे राइटिंग में आपको मदद करेगा, इसको पढ़िएगा अलग से। Y2K स्टोरी क्या है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये है कि बिल्डिंग द फास्ट लेन्स ऑफ लॉजिस्टिक। देखो, लिखते सब लोग वही चीज़ें हैं, जो अच्छा लिखता है नंबर उसको बढ़िया मिलता है, सीधी बात इतनी है। लॉजिस्टिक्स में हेडलाइंस जो है मेरे को अच्छी लगती है, इस वजह से मैं ऐसे लिख लेता हूँ। बिल्डिंग द फास्ट लेन्स ऑफ जो लॉजिस्टिक्स, इसको याद रखिए। बिल्डिंग द फास्ट लेन्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, कैसे फास्ट लेन्स डेवलप की जा रही हैं। हम लोग एक तरीके से, अभी हमारा जो होता सिस्टम होता था आइसोलेटेड होता है। आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है ना, फॉर एग्जांपल आपको चेन्नई से कोई चीज़ मंगानी है, तो चेन्नई से वो चीज़ अलग मेथड्स के द्वारा आएगी। कहीं शिप से आएगी, कहीं रेलवे से आएगी, कहीं किसी तरीके से आएगी। कहने का मतलब कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है। तो बिल्डिंग द फास्ट लेन्स ऑफ लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि सरकार 35 लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। लॉजिस्टिक पार्क बनाने का मतलब क्या हो गया कि गुड्स जो होंगे, जो कहीं से भी आएंगे, उन पर्टिकुलर नोड्स पे रुकेंगे, उन नोड्स से उनको डिस्पैच किया जाएगा। इससे ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए बस इतना कि बिल्डिंग द फास्ट लेन्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। फिर अगला ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये रखना है कि इस MSMEs के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें जो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे लिए मैंने इसमें से 2 चीज़ें प्राप्त करी इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। पहला कि एक रिपोर्ट लेकर आई है, सिविल नाम की एक संस्था है, सिविल नाम की संस्था वो रिपोर्ट लेकर आई ECLGS इनसाइट्स। ECLGS सरकार का जो एक इनिशिएटिव था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसके अंतर्गत क्या कर रही थी सरकार कि बिना मॉर्टगेज के, मतलब आपसे कोलेटरल नहीं रखवाएगी, आपसे कुछ भी नहीं लेगी और आपको लोन देगी सरकार, ताकि आप जो है कोविड के शॉक को ओवरकम कर सकें और रिकवर कर सकें। तो रेजिलियंस शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। रेजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द शॉक्स, है ना। फिर इसमें याद रखिए कि
सरकार ने ना 11.3 मिलियन एमएसएमईज को लोन बांटा 2.32 ट्रिलियन के आसपास, समझो 2.32 ट्रिलियन लोन बांटा गया है बिना कोलेटरल के। और कितने एमएसएमईज को फ़ायदा हुआ है? नियर अबाउट 11 मिलियन एमएसएमईज को फ़ायदा हुआ है। बाकी एक इसका दूसरा जो चीज़ मैंने समझी वो ये है कि ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन, दिस कोविड क्राइसिस हैज़ एक्सेलरेटेड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज एक्चुअली, है ना, क्योंकि अमेज़न ने डिजिटाइज़ किया 4 मिलियन एमएसएमईज को। ये बस यही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये उद्यम पोर्टल, इसको भी याद रखिए। अबाउट 93,000 माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल हैव ग्रोन टू बिकम स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये एक सक्सेसफुल एक सक्सेस स्टोरी है कि 93,000 के आसपास जो एमएसएमईज है ना, वो माइक्रो से स्मॉल की ओर जो है शिफ्ट कर गए हैं। तो ठीक है, उद्यम पोर्टल इस्तेमाल कीजिए। एमएसएमई का जब कहीं पे भी आपको नाम याद आए तो रेजिलियंस वर्ड इस्तेमाल करिए, उद्यम पोर्टल इस्तेमाल करिए, अमेज़न का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम इस्तेमाल करिए और ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन। बस ये की टर्म्स हैं, आपको इसमें करना कुछ नहीं होता, बस हमको वैल्यू मैपिंग करनी होती है। जितना अच्छा दिमाग में चीज़ रन करेगा उतना बढ़िया हम इस्तेमाल कर पाएंगे। चैलेंजेस इसके क्या है? चैलेंजेस देखो, एमएसएमईज़ में एक डीले प्रॉब्लम है, लैक ऑफ क्रेडिट एक परमानेंट प्रॉब्लम है। चाहे जितना दे दो उनके पास दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया में बहुत सारे एमएसएमईज़ हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ क्रेडिट, एक्सेसिबिलिटी टू क्रेडिट प्रॉब्लम रहेगी, डीले प्रॉब्लम रहेगा, पेमेंट डीले, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस बर्डन। फिर मैनेजेरियल फाइनेंशियल बैंडविड्थ इनकी कम होती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस जो होता है वो लगभग सेम ही होता है इन लोगों का, ठीक है। फिर एक और राइटर बताता है कि एक और प्रॉब्लम ये है कि जो डेफिनीशन चेंज की गई ना, उस डेफिनीशन चेंज करने से ये हो गया है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो उनकी डेफिनीशन बदल जाएगी, डेफिनीशन बदल जाएगी तो कंप्लायंस बदल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो उसको भी राइटर ने एक प्रॉब्लम की नज़र से देखा हुआ है। तो इन 3-4 प्रॉब्लम हमेशा याद रखिए, एक्सेस टू क्रेडिट, डिले पेमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मैनेजरियल फाइनेंशियल बैंडविड्थ इनकी कम होती है, बस यही सब, ठीक है। आगे ये देखिए, सॉफ्टवेयर हैज़ क्लियरली बिगन टू एनक्रोच ऑन द टर्फ ऑफ ह्यूमन स्किल्स इन वेज दैट थ्रेटन जॉब। क्वेश्चन आएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली है, समझ रहे हैं। तो उसमें निगेटिव वाला एस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो आपको ये इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर हैज़ क्लियरली बिगन टू एनक्रोच ऑन द टर्फ ऑफ ह्यूमन स्किल्स इन वेज दैट थ्रेटन जॉब्स। पहला तो लोग बताते हैं कि इफिशियंसी बढ़ाता है, वो सब अच्छी बातें सही है, लेकिन सॉफ्टवेयर होने से ये भी हो गया है कि जो आप इवन दो यू आर पेंटर बट देयर आर सॉफ्टवेयर दैट कैन जनरेट पेंटिंग्स। तो एआई के द्वारा आप पेंटिंग जनरेट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है जनरेटिव मॉडल्स ऑफ एआई, ठीक है। जनरेटिव मॉडल्स ऑफ एआई, इसको याद रखिएगा। बाकी ये नहीं याद हो पाता है सब, रिया वगैरह जो भी है। रिया इज़ वरीड दैट एआई बेस्ड म्यूजिक आउटपुट कुड थ्रेटन द इनकम एज वेल एज ह्यूमन राइट्स। आप बेसिकली ये इतना याद रखिए कि एनक्रोच कर रहा है, एनक्रोच ऑन द टर्फ ऑफ ह्यूमन स्किल्स, बेसिकली जनरेटिव मॉडल्स ऑफ एआई। 2 शब्द याद रखने हैं इसमें, जनरेटिव मॉडल ऑफ एआई एंड एनक्रोचिंग अपॉन द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस, फिर अगला इसमें क्या है? अगला ये मेरे को बहुत अच्छा दमदार पॉइंट लगा। अगर आपके ऊपर आपको डेमोक्रेसी या फिर पॉलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़राइल वोटेड 5th टाइम इन 4 ईयर्स, यानी कि 4 सालों में 5वीं बार वोटिंग हुआ इज़राइल में, समझ रहे हैं। और यूके में 6 सालों में 5वें प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि 5 प्रधानमंत्री बदल गए, 4 प्रधानमंत्री बदल गए, 5वें बने हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि कितनी वोलाटिलिटी है। इंडिया से सीखें ये लोग कि इंडिया में कितना बढ़िया से इलेक्शन हो जाता है सब, है ना। तो बढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। फैक्ट है, याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट बहुत काम आते हैं, ठीक है। खासकर यूके वाला याद रखिए, 6 सालों में 5 प्रधानमंत्री, ये याद रखिए। फिर अगला क्या है? अगला ये बहुत ही सैड न्यूज़ है यार, अभी भी लोग ऐसा गतिविधियों में इंगेज रहते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है 2 फिंगर टेस्ट नहीं आप कर सकते, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किए उनको एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अफ्रंट टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, ऑब्वियसली इट इज़ एन अफ्रंट टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। फाउंड इंडल्जिंग इन द प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब समझ लो, मिसकंडक्ट में के जुर्माने में धर लिए जाओगे। ये एक केस है 2004 का, ऐसे केस कोर्ट वोट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है, क्या है। बाकी कोर्ट के कमेंट याद रखिए, कोर्ट के कमेंट है कि रिग्रेटेबल है ये कि स्टिल इट इज़ प्रीवेलेंट इवन दो आफ्टर इट हैज़ बीन said that it should be removed from the system, from the procedures, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट है ये, पैट्रियार्की में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। वीमेंस टेस्टिमनी डज नॉट डिपेंड ऑन हर सेक्सुअल हिस्ट्री, ये चीज़ हो गई। फिर
आर्टिकल 375 आपको याद रखना पड़ेगा, रेप से रिलेटेड है। तो बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं। पहला, अफरंट टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। दूसरा, इट इज़ अ रिग्रेटेबल स्टेप। और तीसरा, ये जो इश्यू है 2 फिंगर टेस्ट, इट इज़ पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट इन नेचर। इसको याद रखिए, इस सोशलॉजी में काम आएगा, ठीक है। बाकी इतना बहुत है। बाकी मैंने इसको उस नज़र से देखा कि प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। जो चीज़ मना की गई, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, इलीगल तो है ही है। फिर अगला क्या है? अगला ये है कि देखो, ये टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है माइग्रेशन से रिलेटेड। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आती जाए उसको याद रखते जाइए, बहुत हेल्प मिलता है मेरे हिसाब से। तो HLDMM क्या है? हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर हाई लेवल डायलॉग हुआ है इंडिया और EU के बीच में, टू फैसिलिटेट सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। बस इतना याद रखना है, जब लिखेंगे तो इसको यूज़ कर लेना बस कि HLDMM इंडिया और EU के बीच में हुआ। किस लिए हुआ? टू फैसिलिटेट सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। फिर अगला क्या है? अभी आया था चर्चा में, जब जयशंकर जी की जो है कमेंट आई थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय द टेररिस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो उस समय आया था, लेकिन इसको ऐसे इस्तेमाल करिए कि दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया है, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये UPSC पक्का इस शब्द का इस्तेमाल करेगी, आप माने चाहे ना माने, लेकिन पक्का इस्तेमाल करेगी, या ऑलरेडी की होगी। यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उनके डेंजर क्या हैं, तो उनके डेंजर में बताइएगा कि सरकार एफर्ट ले रही है कि दिल्ली डिक्लेरेशन लिया गया, अडॉप्टेड बाई UNSC टेररिज्म कमेटी मीटिंग, ठीक है। इंडिया टू अब इसमें ये भी बताना है कि इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं। तो इंडिया इज़ टू कंट्रीब्यूट $5 लाख टू UN काउंटर टेररिज्म फंड टू बिल्ड कैपेसिटीज़, ठीक है। फिर अगला क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीमेन। मतलब देखो, ऐसा मुझे समझ में आता है, बाकी सीनियर्स भी बताते हैं कि छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं ना अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की, उनको आप इस्तेमाल करिए, याद रखिए। तो ये जो स्कीम है, ये वेस्ट बंगाल सरकार की स्कीम है, इसका नाम है लक्ष्मी भंडार स्कीम। लक्ष्मी भंडार स्कीम के अंतर्गत ये है, जो महिलाएं जनरल कैटेगरी से हैं उनको 500 रुपये दिए जाएंगे, और SC ST कैटेगरी ग्रुप्स के जो हैं उनको 1000 रुपये मंथली फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल एड दी जा रही है एक तरीके से, ठीक है। एंड दिस स्कीम हैज़ बीन अवार्डेड स्कॉच अवार्ड इन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। तो ऐसे करके छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखिए इसको, ठीक है। अगला क्या है? ये GM क्रॉफ्ट के डिफेंस में लिखा हुआ है इस राइटर ने। राइटर आईकार का अध्यक्ष रह चुका है, इसलिए इसने डिफेंस में ही लिखा है, ठीक है। बाकी डिफेंस में क्या क्या लिखा है आप समझ लीजिए। इसको उसने क्या कर दिया है, पहली चीज़ तो ये है कि रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ साइंस बेस्ड इनोवेशंस, ठीक है। इनोवेशंस का कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, ठीक है, वो है। फिर नॉट जस्ट इकोनॉमिक नीड, ये मैंने ऐड किया कि नॉट जस्ट इकोनॉमिक नीड बट स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है ये। देखो, कैपेसिटी अगर है तो उसको, अगर आप ये सब कुछ करते हैं ना, तो बाकी जो देश होते हैं ना वो आपसे कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, इन सब फ्रंट में। फॉर एग्जांपल, इजराइल ने अभी आर्टिफिशियल एम्ब्रॉयडरी डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और GM भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जब ये सब चीज़ें आप अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं, तो इससे आपका जो वर्ल्ड लैंडस्केप, इंटरनेशनल लैंडस्केप है ना, उसमें आपका प्रभुत्व बनता है थोड़ा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, इस आइडिया को उसने जोड़ा राइटर ने कि नाउ वी आर फूड सरप्लस कंट्री। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ऑलरेडी US, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्ला, अर्जेंटीना ग्रोइंग GM क्रॉप्स। मतलब सपोर्ट में एविडेंस दे रहे हैं कि GM क्रॉप जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑलरेडी US, चाइना, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है ईल्ड के ऊपर, तो इसलिए मुझे डेटा दिखाई पड़ा, इसको मैंने अलग से लिखा, ठीक है। ईल्ड के ऊपर पूछा हुआ था UPSC ने कि क्या ऐसा हो रहा है कि वीट की और मैज़े की ईल्ड इंडिया में गिरती जा रही है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि मस्टर्ड की जो ईल्ड है इंडिया में, वो ग्लोबल एवरेज की ईल्ड से भी कम है, और चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके यहाँ में जो मस्टर्ड ग्रो करता है उसकी ईल्ड हमारे यहाँ से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो समझ लो, ईल्ड से इसको कनेक्ट करो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बाकी इसका मेजर फंक्शन क्या है GM मस्टर्ड का? इसका मेजर फंक्शन ये है कि हम लोग ना नियर अबाउट 1.5 लाख करोड़ के आसपास का हम लोग जो है ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हम लोग 55 से 60% अपनी ऑयल इंपोर्ट जो है इंपोर्ट करके जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो वहाँ पर एक काम आएगा GM मस्टर्ड, क्योंकि इसकी ईल्ड अच्छी खासी है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, फॉरेक्स में भी हेल्प करेगा, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, मोटी मोटी बात यही है। हाँ, बाकी ईल्ड वाला पॉइंट याद रखिएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट से इसको जोड़िएगा, GS4 से कनेक्शन मेंटेन करना ज़रूरी है। अगला क्या है? न्यू डिप्लोमेसी। आर्टिकल बहुत बड़ा था, मैंने पढ़ा, इसमें कुछ काम का नहीं लगा मुझे, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग दिमाग में रखिए, न्यू डिप्लोमेसी, ठीक है। न्यू डिप्लोमेसी में क्या बताओगे? न्यू डिप्लोमेसी में बताओगे कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर सीकिंग वैलिडेशन
validations from other countries. Even other countries are admiring and lauding the India. हालांकि राइटर बताता है कि कोई भी कंट्री जब आपको प्रेज़ कर रही होती है ना, तो वो आपको कम जो है फ़ायदा पहुंचा रही होती, खुद को ज़्यादा पहुंचा रही होती फ़ायदा, ठीक है। तो उसमें कमेंट इस्तेमाल कर लेना इसमें कि एआई मिनिस्टर है यूएई का, तो उसने जो इंडिया को जो है लॉड किया है प्रेज़ किया है कि इंडिपेंडेंट इनकी फॉरेन पॉलिसी है। बेसिकली 2 वर्ड इस्तेमाल करने इससे, क्या इस्तेमाल करना कि वी आर नो लॉन्गर सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन, ठीक है। आत्मनिर्भरता इज़ नॉट ओनली अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। देन द न्यू डिप्लोमेसी, ठीक है। बस ऐसे करके 2 चीज़ें याद रखिए। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं हम लोग। पहले में क्या है, द न्यू डिप्लोमेसी। न्यू डिप्लोमेसी में क्या है कि इंडिया का जो सिस्टम बदल गया है, अभी वी आर नॉट सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। इसमें क्या है, जीएम क्रॉप में राइटर ने बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं, रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और और क्या है, और बताओगे इसमें कि ईल्ड जो है हमारी 1260 के आसपास, लाइक 1/3 है, लाइक ग्लोबल एवरेज से भी कम है। कुल कैसे याद रखो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनकी ईल्ड हमारे यहाँ से 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे करके ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी देख लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें क्या मिला हमको, इसमें मिला स्कीम का नाम लक्ष्मी भंडार स्कीम। लक्ष्मी भंडार स्कीम जो है वेस्ट बंगाल की है। क्या मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। स्कॉच अवार्ड मिला इसको, बाकी वो भी याद रखिए। देन उसके बाद दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म ऑन फेस ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर टेररिज्म पर्पजेज़। तो टेररिज्म के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ भी आएगा तो वहाँ इस्तेमाल करिए दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। यूएनएससी की मीटिंग इंडिया में हुई, काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग, उसमें हमने अडॉप्ट किया। इंडिया का एफर्ट क्या, इंडिया जो है $5 लाख कंट्रीब्यूट करने वाली है यूएन काउंटर टेररिज्म फंड में। क्यों, टू बिल्ड कैपेसिटीज़, ये बताना है बाकी कंट्रीज़ के लिए। बाकी HLDMM ये वर्ड याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत दमदार टॉपिक, हमेशा पूछा जाता है माइग्रेशन से रिलेटेड। माइग्रेशन मतलब डायस्पोरा, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब कि वही है ना कि इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं, डायस्पोरा जो हमारा, तो हमारे डायस्पोरा को हम लोग हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, जो कंट्रीज़ है ना उनसे हम लोग जो है न्यू एग्रीमेंट करेंगे ताकि हमारे जो लोग प्रोटेक्ट रहें। तो HLDMM याद रखिएगा, हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। क्यों कर रहे हैं, टू फैसिलिटेट सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन। दोबारा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सारा खेल याद रखने का है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स केस इसमें याद रखिए, 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज़ रिग्रेटेबल स्टेप एंड इट इज़ अनसाइंटिफिक, इट इज़ एन अफ्रंट टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। ऐसे कुछ वर्ड बार बार पढ़िए, याद रखिए। इंस्टेबिलिटी के केस में क्या याद रखेंगे कि 6 साल में 5वें प्रधानमंत्री बने यूके में, और 4 साल में 5वीं बार इजराइल में वोट हुआ है। फिर अगला इसमें क्या है, जनरेटिव मॉडल, ये याद रखिए ये वर्ड। जब आप कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ML वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये वर्ड इस्तेमाल करेगा टीचर। जनरेटिव मॉडल्स क्या होते हैं, जनरेटिव मॉडल्स ये होते हैं कि अपने तरफ से जो है चीज़ें जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन प्री फीडेड इनपुट्स, ठीक है। नया कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं ये मॉडल्स। तो दे आर इंक्रोचिंग अपॉन द टर्फ ऑफ ह्यूमन स्किल्स। बाकी ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पता नहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप समझ के रखिए। मैंने 3 वर्ड क्यों लिखे यहाँ पर, एक्सपीरियन, एक्विफैक्स एंड हाई मार्क। एक्सपीरियन, एक्विफैक्स और हाई मार्क अलॉन्ग विथ दिस कंपनी, उसका नाम है सिबिल। ये 4 कंपनियाँ हैं जिसको रिज़र्व बैंक ने अनुमति दी है क्रेडिट स्कोर को जो है एक तरीके से रेट करने की। क्रेडिट स्कोर के ऊपर ये अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यही कि बिल्डिंग हाई लेंस ऑफ लॉजिस्टिक, ये वर्ड याद रखिए, हाई लेंस ऑफ लॉजिस्टिक, बिल्डिंग हाईवे ऑफ लॉजिस्टिक, बिल्डिंग हाई लेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। बाकी Y2K स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको ऐसे में इस्तेमाल कीजिए। Y2K स्टोरी क्या है, उसके बाद ये क्या है, लो कॉस्ट इकनॉमी, वर्ड याद रखिए, लो कॉस्ट इकनॉमी। इकनॉमी के ऊपर आज 3 न्यूज़ हो गया है। गेपिंग होल्स, मिसमैच इन ट्रेड फिगर्स, मतलब अंडर इनवाइसिंग की जो प्रॉब्लम है समझाई थी बढ़िया से, ठीक है। बाकी ठीक है, CBDC लोग कर रहे हैं, अभी रिटेल में नहीं आया, होलसेल में आया। 9 बैंकों का इस्तेमाल किया गया है, 9 बैंकें जो है इसको रोल आउट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।